हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां हम बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उसके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास प्रीएम्बल है, ठीक है। आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज याद होनी चाहिए प्रीएम्बल की, ठीक है। जैसे अगर हम इसको याद करने की और समझने की कोशिश करें तो यहां पे एक बार हम याद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, फिर या 5 टर्म्स हैं, कौन कौन सी? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 5 टर्म्स हो गई। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। अब यहां पे 4 टर्म्स आएंगी जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगी: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब जस्टिस में क्या है? जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके का जस्टिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 चीजें होंगी लिबर्टी में 5 टर्म्स होंगी, ठीक है। उसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी किसका? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 2 चीजें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड प्रोमोट एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, अब क्या प्रोमोट करना है? तो फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब क्या क्या फ्रेटर्निटी से क्या? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। यहां तक हमारा पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहां आता है। उसके बाद हमारे पास में अडॉप्शन, उसकी डेट आती है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस डेट, कौन सी? 26th डे ऑफ नवंबर 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से आपको एक एक टर्म पूरी याद होनी चाहिए प्रीएम्बल के बारे में, क्लियर है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक एक टर्म को रीड करेंगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रीएम्बल क्या है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट की सॉरी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। अगर हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन करें कि प्रीएम्बल आखिर हमने कहां से लिया है, तो प्रीएम्बल लिया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या ये बोरोड है? नहीं, बोरोड हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि प्रीएम्बल होगा, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है ये हमारा खुद का है। यूएसए का कंटेंट हमने कॉपी नहीं कर रखा है। अब कहां से लिया है? हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो हमने कहा ये लिया हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये कब आया और ये क्या है? तो क्या है ये हम डिस्कशन करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के टर्म पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। सॉरी, पॉइंट क्लियर। यहां पे हम डिस्कशन करते हैं कि ये कब आया। तो ये आया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसको लाया गया, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया। इसको ये अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और कौन लेके आया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसी को आगे चल के हमने क्या नाम दे दिया? प्रीएम्बल का, ठीक है। अब प्रीएम्बल क्या चीज बताता है? तो प्रीएम्बल एक तरीके से समरी है। किसकी समरी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी। ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा,
कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, जो हमारा इंडिया जो बनेगा वो फ्यूचर में किस तरीके का होगा, उसको डिफाइन करता है प्रीएम्बल। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब यहां पे बोला गया कि कुछ लोगों से पूछा गया कि बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, तो वो बताइए। तो यहां पे कुछ लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए और उन्होंने क्या बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलते हैं N.A. पालखीवाला। पालखीवाला, ठीक है, इनसे पूछा गया कि भाई बताओ आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है इसके बारे में क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा देखो प्रीएम्बल में जो प्रीएम्बल है एक्चुअल में ये आई कार्ड की जैसा है, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड है ये, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप कहीं भी जॉब करने जाते हो तो आप एक गले में आई कार्ड लटका के जाते हो, या आपको किसी सोसाइटी की मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तो वो क्या है, एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, उसी तरीके से प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल एक आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉइंट क्लियर। उसी के बाद यहां पे हमें देखने को मिलते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनसे पूछा गया कि आप बताइए आप क्या सोचते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के बारे में। तो इन्होंने कहा देखो जब हम किसी भी चीज को टारगेट करते हैं, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ड्रीम बनाया होगा, अब आप उसी पे तो काम करना शुरू करोगे। अब जैसे ही आप काम करोगे, आप जो पढ़ रहे हो, जो एग्जाम दे रहे हो, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप उस चीज के लिए, उस टेस्ट के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितने डेडिकेटेड हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यहां इन्होंने बोला कि प्रीएम्बल एक्चुअल में क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, जो हमने सोचा है उसका रिफ्लेक्शन है कि किस तरीके की हमें कंट्री बनानी है, हमारा इंडिया कैसा होगा, उसका रिफ्लेक्शन है क्या, प्रीएम्बल। पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही हमने पूछा K.M. मुंशी जी से कि आप बताइए आप क्या सोचते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इन्होंने बोला कि देखो जैसे हम भविष्यवाणी करते हैं, हम हाथ दिखाते हैं कि बताइए हमारे हाथ में क्या है। ठीक है, उसी तरीके से ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप कि जो हमारी कंट्री है वो किस तरीके से आगे चल के पॉलिटिकली बिहेव करेगी, कैसी भविष्यवाणी होगी, ये सब डिसीजन कहां से आता है, प्रीएम्बल से। किस तरीके से सोचा जाएगा, लोगों को क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, वो सब चीजें कहां से आता है, प्रीएम्बल से। पॉइंट क्लियर। पॉइंट क्लियर है। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट देखने को मिलते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। इनसे पूछा गया कि भाई आप बताओ आप क्या सोचते हो। तो इन्होंने बोला कि देखो अगर यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें जो प्रीएम्बल है वो बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, जैसे गोल्ड की बात करें तो वो बहुत महंगा है, बहुत प्रेशियस है, हमारे लिए बहुत कीमती है। जैसे डायमंड की बात करें तो बहुत कीमती है। उसी तरीके से अगर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में सबसे ज्यादा प्रेशियस जो चीज है वो कौन है, प्रीएम्बल। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी लॉक खोलना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है की, ताला खोलने की जो चाबी है। उसी तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करना है तो उससे पहले हमें प्रीएम्बल की समझ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये की है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। यही सेम टर्म यूज की गई किसके द्वारा, एम हिदायतुल्लाह जी के द्वारा। एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो एक्चुअल में क्या है, आत्मा है। पॉइंट क्लियर। पॉइंट क्लियर एकदम। वैसे ही इन्होंने एक टर्म और बोली कि जैसे
कोई भी एक लेडी है, उसके गले का जो एक तरीके से चमक है वो उसके ज्वेलरी से आती है। जो ज्वेलरी वो पहन रही है उस ज्वेलरी से उसकी चमक आती है, ठीक है, उसके गले की सुंदरता बनता है। वैसे ही प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्वेल है, ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलरी सेट है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके की कुछ टर्म्स यहां पे मेंशन की। वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके से बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की नोट है, की नोट, जो प्रीएम्बल है वो की नोट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके के टर्म्स आपको ध्यान रखनी है कि प्रीएम्बल के रिलेटेड आपको कुछ ऐसे टर्म्स नोट करनी है और इनके नाम के साथ में किसने क्या बोला है, क्योंकि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ये टर्म किसने बोली है और किस तरीके से बोली है, तो वो बताइए, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब चलते हैं, अभी तक जो पार्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं ये छोटा छोटा है, थ्योरेटिकल है डायरेक्टली, तो इसको आपको याद रखना है। अब जो यहां से डिस्कशन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पॉइंट्स यहां से अब आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना और इधर सुनना। अब कुछ टाइम के लिए इधर फोकस कीजिएगा, एक एक चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो एक केस आता है। सबसे पहले केस आया A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। यहां पे ये बोला गया कि बताओ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है ये जस्टिसिएबल है या नहीं है, जस्टिसिएबल और नॉट, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये आया कि भाई जो मेरे साथ हुआ है, A.K. गोपालन साहब कह रहे हैं कि मुझे इक्वेलिटी नहीं मिल रही, और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस सबको मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबको न्याय मिलेगा। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मेरे को इक्वेलिटी नहीं मिल रही है, बताइए मैं क्या करूं। इन्होंने ये केस कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि भाई आप प्रीएम्बल के बेसिस पे आप ये पॉइंट लेके नहीं आ सकते कि आपके साथ में किसी भी तरीके का अनजस्टिस हुआ है, तो आप यहां पे नहीं आ सकते। मतलब प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। कहां पे बोला गया ये पॉइंट? ये पॉइंट बोला A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कि नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट नहीं आ सकते हो, आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो कि प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल है, नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से आया। उसके बाद बोले ठीक है कोई बात नहीं। यहां 1960 में हमें दूसरा केस देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस। ये क्या कहता है? फिर इसने पूछा कि ठीक है आपने बोला सॉरी, आपने बोला कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, तो ये बताइए कि क्या ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये बताओ। अब यहां पे फिर दोबारा से वही चीज आ गई कि जैसे हम एक बुक को पढ़ रहे हैं तो उस बुक में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? प्रीफेस। वो हमें बताता है कि इस पूरी किताब में क्या है। अब उसी तरीके से हमारे पास प्रीएम्बल, हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बोले कि प्रीएम्बल वही बताएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। अब बात वहीं आ गई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वही सेम चीज बता रहा है जो प्रीएम्बल कह रहा है तो डेफिनेट है कि प्रीएम्बल पार्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहां पे ये पूछा गया कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, आपने बोला नॉन जस्टिसिएबल है, तो फिर अगर नॉन जस्टिसिएबल है तो बताओ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अगर पार्ट नहीं है तो हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन अगर पार्ट है तो फिर इसके ऊपर जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फिर से बोला कि नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या है? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हम
उस टाइम पर जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने बनाया है, प्रीएम्बल मेकर्स के बारे में बात करें तो उनके माइंड को अगर देखा जाए तो उन्होंने पूरा सोच समझ के बनाया है। तो जब भी कोई ऐसा केस आता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर मान लो सपोज करो हमारे पास में कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जहां पे ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस केस में मान लेते हैं हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों ने जजमेंट देना शुरू किया कि भाई देखो हम ऐसा कर लेते हैं, इस केस पे ये करते हैं, इस केस पे ये करते हैं। तो उस केस को प्रीफर करते हैं जो प्रीएम्बल से जितना ज्यादा क्लोज होगा, जो प्रीएम्बल हमें जो पॉइंट्स बोल रहे हैं हम उसके साथ देखते हैं कि जो प्रीएम्बल को ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, हम उस केस को प्रीफर कर देते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट ने बोला कि देखो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए, हमें सोशल देखना है, सोवरेनिटी को देखना है, हमने डेमोक्रेसी को देखना है, रिपब्लिक को देखना है, एंड सो ऑन, जस्टिस देखने है, लिबर्टी देखनी है। तो जो जितना ज्यादा प्रीएम्बल को टच करेगा हम उसी चीज को प्रेफर करते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इस केस में बोला। ठीक है, अब यहां तक पॉइंट चल रहे हैं। अब 1973 में एक और केस आता है जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा केस है, जिसको बोलते हैं हम केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और ये सबसे बड़ा केस है। इसमें फिर से वही क्वेश्चन आया कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और जब ये केस आता है तो यहां पे पूरी तरीके से स्टेटमेंट चेंज हो जाती है और यहां पर पूरी तरह से बोला गया कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी पहले से डिसीजन दे रखा है, अगर उसमें चेंजमेंट करने हैं तो हायर बेंच को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर सपोज करो यहां पे 7 लोग बैठे हैं तो यहां पे 9 लोग, 11 लोग, 13 लोग बैठेंगे। मतलब आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ओवरटर्न किया जा सकता है, ओवर रूल किया जा सकता है। अगर कोई भी हमारे पास में पहले से स्टेटमेंट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको किस तरीके से जजमेंट को चेंज किया जा सकता है, वो चीजें हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बात बोली थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया और यहां पे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल? तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो डेफिनेट है इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम चेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसी के बेसिस पे हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां से हमें समझ में आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम इसमें चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 1976 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और वो अमेंडमेंट किया गया 3 टर्म्स नई जोड़ के। ठीक है, 42nd CAA 1976 और इसमें 3 टर्म्स जोड़ी गई। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, दूसरी सेक्युलर और तीसरी इंटीग्रिटी। ये जो 3 टर्म्स है ये जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, इसीलिए हम एक चेंजमेंट करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी अगर प्रीएम्बल में बाद में डाला है तो क्या हमारी कंट्री नहीं थी? थी, उससे पहले भी थी, बस ये चीज सिर्फ हाईलाइट करके डाली गई। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में पॉइंट हो गया। अब हम समझते हैं कि प्रीएम्बल का क्या रोल है, हमें क्या चीज समझ आती है। तो प्रीएम्बल से हमें 4 चीजें समझने को मिलती है। क्या क्या? पहली चीज समझने को मिलती है सोर्स, कि प्रीएम्बल का सोर्स क्या है, कहां से आया प्रीएम्बल। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहां से देखने को मिलता है नेचर,
कि प्रियम्बल का जो नेचर है, जो हमें बताएगा कि हमारी कंट्री का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तीसरी चीज ये बताएगा ऑब्जेक्टिव, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरीके का ऑब्जेक्टिव लेके चल रहेंगे, किस तरीके की हमारी कंट्री होगी, लोगों को क्या बेनिफिट देंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे। और चौथी चीज डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, ये चार चीजें हमें देखने को मिलती है प्रीएम्बल से। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है सोर्स। सोर्स का मतलब कि प्रीएम्बल को बनाया किसने, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट के कुछ लोग हैं वही हैं या फिर, तो यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहली चीज आती है सोर्स से। तो वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये जो प्रीएम्बल है सब लोगों का है, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सोर्स को इंडिकेट करते हैं कि पूरे इंडिया के लोग जितने भी हैं वो सब के सब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। दूसरा आता हमारे पास नेचर, कि हमारा जो इंडिया होगा वो किस तरीके का होगा। तो उसमें 5 टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। पहली सोवरीन, सोवरीन। दूसरी सोशलिस्ट। तीसरी सेक्युलर। चौथी डेमोक्रेटिक एंड पांचवी रिपब्लिक। हमारे पास ये 5 टर्म्स जो बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हमारा भारत होगा भविष्य में, उसका किस तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी किस तरीके का नेचर होगा। तो वो होगा सोवरीन। क्या है, एक एक टर्म देखेंगे हम अच्छे से डिटेल में। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ध्यान से सुनना, सोवरीन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये टर्म्स पहले से मेंशन थी, लेकिन इनको बाद में जो ऐड किया गया है सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये 2 टर्म्स हमने बाद में ऐड किए हैं। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। क्लियर, क्लियर पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 4 चीजें होंगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो 4 चीजें हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सभी को न्याय मिलेगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी मिलेगी और भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी। ये सब चीजें हमें कहां से देखने को मिलेंगी, ये हमें देखने को मिलेंगी ऑब्जेक्टिव। पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से समझना इस चीज में, यूएसए का कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल, लेकिन ये जो टर्म है जस्टिस, ये हमने ली है यूएसएसआर से। कहां से लिए, यूएसएसआर से। ये जो बाकी के 3 टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। हम इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि सोर्सेज कहां से क्या लिया है, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और साथ में रिपब्लिक, ये जो वर्ड है रिपब्लिक, ये चारों के चारों टर्म्स हमने कहां से लिए, फ्रेंच से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो जस्टिस टर्म है ये लिए यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास 3 टर्म्स हो गई, सोर्स लोग है, नेचर 5 होंगे, सोशलिस्ट, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव 4 होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब बात आती है डेट ऑफ अडॉप्शन, और वो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26th डे ऑफ नवंबर 1949। इस डेट को हम अडॉप्ट करते हैं, हम इनेक्ट करते हैं और खुद को ये लेते हैं और अपनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स है जो इंडिकेट करता है प्रीएम्बल। एक एक करके हम पूरे डिटेल में सॉवरेनिटी क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबके बारे में हम कंप्लीट और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है सोर्स, कि प्रीएम्बल का सोर्स क्या है। ठीक है, तो यहां पे हमें शुरुआत में देखने को मिलता है वी
द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो टर्म है यहां पे हमें समझना है, सबसे पहले एक टर्म आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं पीपल। ये क्या है, पीपल क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। अब पीपल ऑफ इंडिया, पहले मीनिंग समझिएगा। पीपल का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, किसके बारे में है? ठीक है, तो देखो पीपल का मतलब है, हम अगर बात करें तो हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहला एक जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेनर, फॉरेनर। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें वहां की मेंबरशिप चाहिए, और जब उसकी मेंबरशिप मिल जाती है तो उसी को बोलते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, तो वैसे ही सिटीजनशिप का मतलब है ऐसे लोग जो इंडियन है, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, इंडिया के लोग हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंडियन। इंडिया की सिटीजनशिप है, वो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, दूसरे टर्म है हमारे पास फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब है ऐसे लोग जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं। हो सकता है वो किसी भी तरीके से रह रहे हो, जैसे हमें आजादी मिली उस टाइम पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, या वो लंबे टाइम तक इंडिया में रह रहे हो, उन्हें इंडिया का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा हो। सिटीजनशिप के टॉपिक में हम इसको कंप्लीट अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको समझना है फॉरेनर वो है जिनके पास इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री की मेंबरशिप है, दूसरी सोसाइटी की मेंबरशिप है उनके पास। ठीक है, तो वो फॉरेनर है। अब ध्यान से समझना और सुनना, पीपल, जो पीपल वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है? पीपल वर्ड इंडिकेट करता है सिटीजनशिप प्लस फॉरेनर, दोनों को मिला के, फॉरेनर दोनों को मिला के हमारे पास में टर्म बनती है, वो होती है पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हम यहां पे जब शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में वो सारे लोग, वो सारे लोग जो इंडियंस है प्लस फॉरेनर, ऐसे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, सभी के सभी मिलकर, सभी मिलकर हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे, इंडिया इनटू ए, जिसके अंदर 5 चीजें होंगी। ऐसा भारत बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे। ध्यान दो, सब मिलकर बनाएंगे, इंडियंस प्लस फॉरेनर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको आगे चल के एक टर्म देखने को मिलेगी सिटीजन्स। यहां से जो शुरुआत होगी वो सिटीजन्स के लिए, यहां तक जो पढ़ रहे हैं वो पूरे फॉरेनर और इंडियन सभी मिलकर, सिटीजन्स सब मिलकर, मतलब यहां पे हम पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखने, डाउट नहीं रखने कि पीपल वर्ड क्या है, सिटीजन वर्ड क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और माइन्यूट सा डिफरेंस है। पॉइंट क्लियर? सिटीजनशिप में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल आप एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, प्रीएम्बल को हम आगे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी के सभी लोग मिलकर ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें 5 चीजें होंगी। कौन कौन सी? सॉवरिन पहली चीज, सोशलिस्ट दूसरी, तीसरा सेक्युलर, तीसरा डेमोक्रेटिक, और 5वां है रिपब्लिक, मतलब नेचर। अब हम यहां पे बात करना शुरू करते हैं नेचर की। ऐसा भारत बनाएंगे, कैसा, कैसा बनाना है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में, दैट इज सॉवरिन। सॉवरिन क्या मतलब है? सॉवरिन का, सॉवरिन का मीनिंग क्या है उसे समझते हैं पहले। देखो, सॉवरिन का मतलब होता है कि आप खुद के मालिक खुद हो, आपके ऊपर किसी दूसरे का राज नहीं है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, आप किसी की कठपुतली नहीं हो। सॉवरिन का मतलब यह है, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे जब तक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके सारे डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं, क्या करना है, कैसे रहना है, कहां जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज का डिसीजन वो उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो क्या उसको सॉवरिन बोल सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं, वो सॉवरिन नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है।
अब थोड़े टाइम बाद देखिए, जो वो बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी, अब वो सब डिसीजन ले सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब डिसीजन वो खुद ले सकता है। ठीक है, तो सॉवरिन मतलब हमारा इंडिया, यहां पे बोला पहला नेचर, पहला नेचर ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ऐसा होगा, कैसा होगा, ये सबसे पहली चीज, नीदर डिपेंडेंट, ना तो वो किसी पे डिपेंडेंट होगा या ना किसी की डिपेंडेंसी होगी उस पर, और ना ही डोमिनियन होगा, नॉट डोमिनियन, ना उसके ऊपर किसी का राज होगा। ऐसा नहीं कि कोई अपने ऊपर अपना कंट्रोल यहां पे बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, नॉट ए पपेट, किसी के हम कठपुतली नहीं है कि कोई भी आएगा और कहेगा कि मैंने बोला है ऐसा करो, आप क्यों करें, हमारी मर्जी, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो हम वो करेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्यों करें हम उसको। पॉइंट क्लियर, किसी की कठपुतली नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। सोवरिन का मतलब क्या है, सोवरिन का मतलब है हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, हमारा जब मन करेगा, जैसा मन करेगा उसके साथ बैठेंगे, जहां मन करेगा उसके साथ जाएंगे, वो हम ऐसा भारत बनाएंगे जो इंडिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे के दम पे चलने वाले नहीं हम। हमारा मन करेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज को एग्जाम्पल से समझिएगा। देखो, जैसे मैं आपके सामने बात करूं, हमने बनाया क्वाड जिसमें यूएस है, ठीक है, हमने कहा कि हम क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हमारे सामने दो लोग हैं, एक तरफ हमारे सामने रशिया है, एक तरफ यूएस है, और एक तरफ इंडिया बैठे है। इंडिया ने बोला कि मैं क्वाड ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं क्वाड ज्वाइन करूं, उसमें यूएस बैठा है, तो रशिया कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं आप क्वाड ज्वाइन मत करो। तो इंडिया ने बोला नहीं, मैं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ज्वाइन करना है, हम करेंगे। हमने क्वाड ज्वाइन किया, बिल्कुल किया, रशिया का कोई प्रेशर नहीं फील किया। वही दूसरी तरफ हम बात करें तो रशिया के पास ऑयल है, यूएस मना करेगा कि भाई ऑयल मत लो आप रशिया से, लेकिन हमने कहा कि हमारा इंटरेस्ट है, हमें ज्यादा प्रॉफिट उधर नजर आता है, तो हम रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, हमारे ऊपर यूएस का कोई प्रेशर नहीं है। यूएस ने बोला कि नहीं आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे, हमारा खुद का राइट है, हम जैसे रहे वैसे रहेंगे, हम सोवरिन हैं। पॉइंट क्लियर, तो हमारे ऊपर यूएस का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि यूएस ने बोला आप नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमने रशिया से ऑयल परचेज किया, बिल्कुल किया, हमने क्वाड ज्वाइन किया, तो किसी का प्रेशर हम फील नहीं कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, सोवरिन का मतलब समझ आया आपको। तो उसी तरीके से जैसे हमने आर्टिकल 370 उसको हटाया, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, सोवरिन है, हम किसी दूसरे के प्रेशर में नहीं है कि वो ऐसा सोचेगा, क्यों भाई, हमारा इंटरेस्ट है, हम किसी के कठपुतली नहीं है। पॉइंट क्लियर, सोवरिन का मीनिंग समझ आ गया, पॉइंट क्लियर है। तो पहला नेचर हमारे पास में कौन सा है, सोवरिन। हम कैसा इंडिया बनाएंगे, सोवरिन इंडिया बनाएंगे, सोवरिन होगा। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकंड नेचर पे। दूसरा, सेकंड ऐसा नेचर होगा जिसको बोलेंगे सोशलिस्ट। अब इसको समझिएगा, सोशलिस्ट क्या है। देखो, सोशलिस्ट का मतलब है आप लोगों के फेवर की बात करो। सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर, सोशलिस्ट। सेकंड नेचर, इसका मतलब है वेलफेयर। आप वेलफेयर की बात करो, आप लोगों के भले की बात करो। अब यहां पे एक छोटी सी टर्म समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो सपोज करो कोई भी कंपनी है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये कंपनी गवर्नड है या पूरी तरीके से स्टेट की स्पॉन्सर्ड है, स्टेट
स्टेट कंट्रोल कर रही है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक स्टेट है। देखो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो स्टेट का मतलब हम कंट्री से लेके चलते हैं, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट से लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला कि वो कंपनी पूरी तरीके से स्टेट गवर्नड है, ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब एक बात को सोचना, गवर्नमेंट क्या सोचेगी या क्या चाहेगी। आप अगर मैं आपसे बोलूं आप तैयारी कर रहे हो तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्यों, आप क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपको एक फिक्स टाइम में आपको सैलरी मिलेगी, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, रहने के लिए जगह मिलेगी, सारे अलाउंसेस मिलेंगी, एंड सोन मेडिकल फैसिलिटी एंड सोन बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्राइवेट की, अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक सैलरी आएगी, वो आएगी महीने बाद में, कुछ लटक के आएगी, फिर थोड़े टाइम बाद में लेट करेंगे, डिले करेंगे, मतलब इस तरीके से आएगी कि आप परेशान हो जाओगे। आपको कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सैलरी दे दी, ठीक है भाई आपको ये करना है, इतने टाइम में आना है, टाइम थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है। कुछ इस तरीके के पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या देखती है, क्या वो वेलफेयर के बारे में सोचेगी, बिल्कुल नहीं। वो लोगों का वेलफेयर नहीं सोच रही, वो सोच रहे हैं प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वेलफेयर। क्योंकि प्राइवेट बंदा क्या सोचेगा, वो तो ये चाहेगा ना कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो वो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी है तो ये क्या चाहेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो। पॉइंट समझ आया, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सके उस चीज का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, जबकि प्राइवेट बंदा ये थोड़ी सोचेगा जो काम 5 लोग कर सकते हैं वो कोशिश करेगा कि उसको 4 लोगों में ही करवाए। एक लोग जबरदस्ती को क्यों लेगा, उसकी सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी क्या सोचेगी, प्राइवेट बंदा ये सोचेगा कि कम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मिनिमम वेलफेयर हो। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे तो मैक्सिमम वेलफेयर की बात होती है। तो यहां पे क्या बोला गया कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर, हमें वेलफेयर करना है। अब कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सोचो जिस टाइम में प्रीएम्बल बना है उस टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है। उस टाइम में हमारे पास में यूएसएसआर खड़ा है, जहां पे एक थॉट है जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में 1 करोड़ रुपए, सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और ये किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अगर यदि हम इसी 1 करोड़ की बात करें और लोग हैं हमारे पास में, मान लेते हैं 1000 लोग हैं, 1000 पीपल, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ये जो 1 करोड़ रुपए हमारे पास है, हम चाहेंगे कि ये लोगों के पास जाए, लोगों का बेनिफिट हो, लोगों का भला हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि भाई मैक्सिमम लोगों के पास इसका बेनिफिट होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के पास में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, भलाई हो। यूएसएसआर में क्या चल रहा है, यूएसएसआर में उस टाइम पर ये चल रहा है कि मैक्सिमम या सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट सारी की सारी चीजें, चाहे हम एग्रीकल्चर से लेके बात करें, चाहे हम कंपनी से लेके बात करें, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, कंप्लीट, ठीक है। कोई भी चीज प्राइवेट नहीं है, ना वहां पे एग्रीकल्चर में प्राइवेट है बंदा कोई, वो सब के सब गवर्नमेंट ओन्ड है। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको हायर कर रही है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, सबको सैलरी मिल रही है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया क्या,
कि जैसा यूएसएसआर में है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो हमें भी 100% गवर्नमेंटाइजेशन कर देना चाहिए, हर चीज को हमें गवर्नमेंट के हाथ में दे देना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यहां पे बोला गया नहीं, हम हमारा खुद का सोशलिज्म बनाएंगे, हम हमारा खुद का एक ब्रांड होगा सोशलिस्ट। हम ऐसा सोशलिस्ट जो ब्रांड है वो बनाएंगे जिसमें लोगों की भलाई भी होगी, लेकिन वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल पे नहीं, वो गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होगा। अब कहोगे ये गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? अब इस बात को समझते हैं। देखो, गांधीयन प्रिंसिपल ये है कि भाई मान लो, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लेते हैं अंबानी जी हैं, इनके पास 1 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, इनके पास कितने रुपए? 1 लाख करोड़। मान लेते वहीं पे मैं हूं और मेरे पास है 1000 रुपए, ठीक है। अब मैं खड़ा होकर वेट कर रहा हूं कि काश मेरे पास कोई पैसे दे दे। अंबानी जी के पास में इतने पैसे बहुत सारे हैं, अगर यदि गवर्नमेंट चाहे तो इससे पैसा लेके और मुझे दे सकती है, लेकिन ध्यान से सुनना, गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है? गांधीयन प्रिंसिपल ये कहता है कि इससे पैसे लेके हम इनको नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट होगा, हम दोनों बंदों को अपॉर्चुनिटी सेम देंगे, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है। अंबानी जी ने अपनी मर्जी से पैसे नहीं छापे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसको फायदा लिया है, उसको देखा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तब कमाए हैं। वैसा ही हम आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप भी काम कीजिए, आपको सब बेनिफिट मिलेंगे, सब ऑप्शंस मिलेंगे, आप जो चाहो वो करिए, आपका थॉट है, जो भी मन करे आप करिए, लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हम कि इनके पैसे उठा के आपको दे दे। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे क्या बात बोली गई कि गांधीयन प्रिंसिपल ये है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो होगी वो सबको बराबर मिलेगी, जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है, सबको छूट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से नहीं होगा कि किसी से छीन के और हम इनको पकड़ा दें। पॉइंट क्लियर है? तो हमारा जो सोशलिज्म का जो पॉइंट है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट फैक्टर की, तो वो सोशलिस्ट फैक्टर ऐसा होगा जो ब्लेंड है, मिक्स है, जिसमें गवर्नमेंट भी आएगी और प्राइवेट ओन्ड भी होगा, दोनों चीजें होंगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अब समझिएगा, अब ध्यान से सुनना और समझना। इंडिया में क्या बोला गया कि हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा होगा, वो इस तरीके का होगा जिसमें सबसे पहली चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अच्छे से होगा, सबको मिलेगी, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी वो ना होने पाए। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी एक बंदे के पास में सारी की सारी कंसंट्रेशन जो वेल्थ है वो ना चली जाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। जैसे इस चीज को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है इस चीज से। जैसे मान लेते हैं 1 लाख करोड़, हमने ये बोला कि अंबानी जी के पास में 1 लाख करोड़ रुपए है, हमने ये बोला कि हमारे पास में 1000 रुपए है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम पे टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लेती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 1000 रुपए है इस पे भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना इनके ऊपर लग रहा है, इनसे टैक्स लेगी गवर्नमेंट, टैक्स की फॉर्म में पैसा लेगी। कि भाई ऐसा नहीं है कि कल को आपके पास इतनी अमाउंट हो जाए कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन का जो वेल्थ है उसका कुछ पार्ट हम टैक्स की फॉर्म में ले लेंगे। अब फिर इस बंदे में बात आई, फिर अंबानी जी ये बोलेंगे कि भाई मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ है कि आपने इनसे क्यों नहीं लिए। तो भाई यहां पे क्या बात आ रही है, इक्वेलिटी, अपॉर्चुनिटी इनके पास भी है, लेकिन ये उसको यूज नहीं कर पा रहे। आगे चल के देखेंगे हम, जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे कि इनके पास उतना सोर्स नहीं है तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ताकि
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उससे बचा जा सके। पॉइंट समझ आ रहा है? इन पे टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स के फॉर्म में पैसे लिए जाएंगे। अब जो पैसे टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, वो गवर्नमेंट फिर यहां पे इनके बेनिफिट के लिए यूज करेगी कि हमने वहां से जो भी पैसा कलेक्शन किया है उस पैसे का, जो टैक्स के फॉर्म में आए, उस पैसे का यूज हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो पहली चीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ दोनों का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज होगी हम अपॉर्चुनिटी देंगे सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, नहीं भाई नहीं, ये हमारा खास है तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ये हमारा खास नहीं है, नहीं नहीं इसको अपॉर्चुनिटी रहने दो यार, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम देखते हैं एमएसएमईज, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो निकल के आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, उठा रही है कि आप कीजिए। बड़े हैं वो तो चल ही रहे हैं, क्योंकि हमें कंपनी जो गवर्नमेंट है, या हमें एक तरीके से ये कह सकते हैं हमारी जो कंट्री की जो ग्रोथ है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही मिलके चला रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, छोटे बिजनेसेस ओपन कीजिए, छोटे कारखाने खोलिए, एमएसएमईज। जब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट समझ आ गया? तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो प्राइवेट बंदे हैं, भाई हमने तो देखा कि गवर्नमेंट के हाथ में वो तो ठीक है, हम 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टेट ओन नहीं कर सकते हर चीज को। हम क्या करेंगे? प्राइवेट बंदों को बुलाएंगे कि आप आइए, हमारे यहां आओ, यहां पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो करिए, लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी का काम करोगे। आपके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट बंदा है करे, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ध्यान रखेंगे। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तीसरा, प्राइवेट जो कंपनीज होंगी या जो भी पार्ट होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। पॉइंट क्लियर है? ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 39, 39B और 39C में पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। वहां हम और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या है, जब हम डीपीएसपी का पार्ट पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? तो सोशलिज्म, ये जो सोशलिस्ट फैक्टर है, ये जो नेचर है, ये हमने एक्चुअल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1990, ये हमने 1976, सॉरी, इसमें हमने ऐड किया। ठीक है? ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में कि अब एक पॉइंट आता है कि क्या जो हमारे पास में एलपीजी है, हमने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होगा, नहीं, वेलफेयर देखा जाएगा। ठीक है? जो हमारे पास में एलपीजी का पॉइंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट, जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, ये जो है, ऐसा नहीं है कि एलपीजी हमारे लिए खराब है, नहीं, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रखी है, ओपन है कि जो भी आए आओ, हमारे यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं करिए, कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर पूरी तरीके से एक ये ध्यान रखा जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले, तो हम वेलफेयर ऑफ स्टेट की तरफ ध्यान देंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास सोशलिस्ट, सेकंड नेचर जो हमारा है वो है सोशलिस्ट। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? आई होप आपको पूरी तरीके से सोशलिस्ट का पॉइंट समझ आया कि सेकंड नेचर जो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा होगा। क्लियर? अब थर्ड
थर्ड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर। इसको समझिएगा। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? ये रिलीजन से रिलेटेड है। देखो, सेक्युलर, थर्ड नेचर दैट इज सेक्युलर। समझो, इस चीज को समझिएगा। यहां पे क्या बात हो रही है? हम यहां पे दो चीजों के कंपैरिजन करेंगे। एक वेस्टर्न थॉट को देखेंगे और दूसरा हम इंडियन थॉट देखेंगे। यहां पे क्या बोला? वेस्टर्न थॉट क्या है? वेस्टर्न थॉट ये कहता है कि भाई स्टेट और रिलीजन, ये जो दो पॉइंट्स हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है। स्टेट और रिलीजन दोनों अलग होने चाहिए, बिल्कुल अलग। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोई भी ऐसा काम करे जहां पर रिलीजन आ जाए। ये वेस्टर्न थॉट है। क्यों? देखो, इस बात को समझिएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं इनकी, तो एक बंदा हुआ निकोलस, ठीक है, इटली में। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमारे पास में दो चीजें हैं। एक, जहां पे हम बात करते हैं किंग की, रूलर की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो चर्च की। ये गवर्न कर रहे हैं, ये रूल करने लग रहे हैं, इधर चर्च बैठा हुआ है। अब शुरुआत में क्या होता है कि यहां पे चर्च, जब भी रूलर कोई भी या किंग है, कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेता है तो चर्च आ जाता है बीच में उठ के। जैसे हम मॉडर्न इंडिया के टाइम में देखते हैं, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से चर्च का इंटरफेरेंस होता है कि आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है, आगे चल के तो धरती पूरी खत्म हो जाती है। अगर यदि आप कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश करोगे, समंदर में आप निकलने की कोशिश करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, धरती खत्म हो जाती है। इस तरीके के थॉट किसने डाले? चर्च ने। वो डर बना के रखते हैं कि किसी भी तरीके से लोग एक तरीके से एनलाइटन ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा कि चर्च और रूलर दोनों के दोनों जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब रूलर चाह रहे हैं कि मैं कोई डिसीजन दूं तो चर्च आ जाते हैं बीच में, जब चर्च कोई डिसीजन देता है तो रूलर आ जाते हैं बीच में। तो यहां पे बोला है कि हमें इन दोनों को डाइवोर्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक एक दूसरे के साथ है तब तक क्या होगा कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे, किसी भी कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें डिसीजन अगर कोई भी लेना है, किसी भी बात को रखना है, तो उसके लिए स्टेट और रिलीजन दोनों अलग होने चाहिए। अगर ये साथ रहेंगे तो कभी भी कोई भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसी के बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर बोला गया कि वेस्टर्न जो हमें देखने को मिलता है, थॉट देखने को मिलती है, फिलोसफी देखने को मिलती है, वहां पे हम क्या देखते हैं? स्टेट बिल्कुल बिल्कुल रिलीजन से अलग है। मतलब हम ये कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलता है। कहां पे? वेस्टर्न पार्ट में। स्टेट और रिलीजन साथ नहीं चल सकते। स्टेट अपना रोल प्ले करेगा, रिलीजन अपना रोल प्ले करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ करो चाहे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? हमें किसी भी तरीके का कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में या स्टेट ऑफिस में कहीं भी कोई भी रिलीजन सिंबल किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी रिलीजन सिंबल अगर आपने यूज किया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरीके का पॉइंट हमें देखने को मिलता है कहां पे? वेस्टर्न थॉट्स में। लेकिन जब हम यही पॉइंट बात करते हैं इंडिया के केस में, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमने बोला कि एक्चुअल में जो स्टेट होगा, हमारा जो इंडिया में सेक्युलरिज्म होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा जहां पे स्टेट का कोई भी सिंबल रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगा। स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन बेस्ड सिंबल नहीं होगा, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूजन भी नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट अपना काम कर रहा है, रिलीजन अपना काम कर रहा है, नहीं। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट के लिए सारे के सारे जितने भी रिलीजन है, ऑल रिलीजन सब उसके लिए बराबर है। सब, वो सबके लिए काम करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करो, अगर मैं बात करूं आपके सामने, जैसे दिवाली मनानी है, होली मनानी है, तो उसके लिए हिंदुओं के लिए ये त्योहार हिंदुओं के लिए, तो उस टाइम पे वो पूरी अरेंजमेंट करेंगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो,
कहीं पे भी मेला लगा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट संभालेगा उस चीज़ को कि ठीक है किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस इनके रिलीजन में ना हो। उसी तरीके से हम बात करें मुस्लिम्स के, तो अगर उनका कोई भी जैसे ईद है, वहां पे अगर किसी भी तरीके का फेस्टिवल है, कोई भी सिस्टम है, तो वहां पे उस टाइम पर स्टेट उसको स्पॉन्सर करेगा, स्टेट उसको ध्यान रखेगा कि किसी भी तरीके का डिसबैलेंस या किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी हिंदू ना करे, इंटरफेरेंस ना करे एक दूसरे के रिलीजन को लेके। तो स्टेट काम करता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूडेड नहीं है कि हटाओ हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारा इस तरीके का सिस्टम होगा। अब स्टेट क्या कह रहा है? स्टेट कह रहा है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कह रही है कि हमारा खुद का तो कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब तक है जब तक आप अपने हिसाब से उस चीज को एक स्मूथली चला रहे हो, जब तक आप एक लॉ में एक रूल के बेस पे आप इस चीज को ठीक ढंग से कर रहे हो, तब तक हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने रूल तोड़ा तो उसके बाद हमारे हाथ में आ जाएगी सारी चीजें और हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये है हमारे पास सेक्युलरिज्म, इस तरीके का हम नेचर रखेंगे। पॉइंट समझ आ गया? तो तीसरा फैक्टर, तीसरा नेचर इंडिया का कैसा होगा? पहला सॉवरिन होंगे, दूसरा सेक्युलर, दूसरा सोशलिस्ट होंगे, और तीसरा दैट इज सेक्युलर होंगे। ठीक है, सॉवरिन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे कि अगला नेचर कैसा होगा। तो अगला नेचर है दैट इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब इसको समझते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखो इस चीज को समझिएगा। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे पास लोगों का जो थॉट है, लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके की गवर्नमेंट बनानी है, वो बातें। तो डेमोक्रेसी हमारे पास फोर्थ पॉइंट है दैट इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेसी हमारे पास दो टर्म्स में देखने को मिलती है। पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है। अगर मान लीजिए सपोज करो कोई भी बंदा है, मिनिस्टर है, अगर उसका काम पसंद नहीं आ रहा तो लोग कहेंगे कि भाई हटो, चलिए आप निकलिए यहाँ से। और वो कहेगा मेरा टाइम पीरियड तो होने दो, मेरे को 5 साल बैठना, 5 साल। बोल नहीं, कोई 5 साल नहीं, निकलो, चलो आप जाओ यहाँ से, आपका काम हो चुका। डायरेक्ट इन्वॉल्व होना। और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट, जिसमें रिप्रेजेंटेशन आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हमारे इंडिया में चलते हैं, हम इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी को यूज करते हैं। कैसे? अभी समझेंगे उस चीज को। डायरेक्ट क्या है? इसमें आपको 4 तरीके की टर्म्स देखने को मिलती है। पहली जिसको हम बोलते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम। दूसरा जिसको हम बोलते हैं दैट इज इनिशिएटिव। तीसरा जिसको हम बोलते हैं रिकॉल। और चौथा जिसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट। ठीक है, 4 टर्म्स है। कौन कौन सी? रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल और प्लेबिसाइट। क्या है ये? आप अच्छे से हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। जैसे रेफरेंडम हमने लोगों से पूछा, जैसे मेजरली तो हम अगर जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसको लेकर डिस्कशन करते हैं कि बताइए, आप बताइए कि क्या चाहते हो, आप इस तरफ रहना चाहते हो, इस तरफ रहना चाहते हो। तो लोगों से डायरेक्टली पूछा जाए, उसको बोलते हैं हमारे पास में रेफरेंडम। दूसरा है हमारे पास में इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? लोग खुद आए और बोले कि हम चाहते हैं कि लेजिस्लेचर इस तरीके का एक्ट लेके आए, ये लॉ लेके आए, ये कानून लेके आए। लोग खुद उठ के आए, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या है? रिकॉल का मतलब है कि जैसे लोग ये बोलना शुरू करें कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है किसी भी बंदे का काम, मिनिस्टर है उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, किसी ऑफिसर का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप
उठो, आपके बस का नहीं है, आप चलिए यहाँ से। वो बोलेगा कि भाई मेरा टर्म तो होने दो पूरा, टर्म बम गया भाड़ में, आपका काम हो चुका, आपने पूरी कोशिश की, लेकिन आपके बस का नहीं है, आप चलिए। तो लोग डिसाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से प्लेबिसाइट, कि लोगों से पूछा जाए कि क्या आप ये गवर्नमेंट चाहते हो, तो लोग हाँ बोले तो ठीक है, ना करें तो गवर्नमेंट हटा दो। मतलब लोगों का एक तरीके से डिसीजन लेना। तो ये हमारे पास 4 तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। उसी तरीके से दूसरी टर्म है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होके हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए, जहां पे हमें देखने को मिलता है जैसे एमएलएज, एमपी, एमएलए बन के चले गए स्टेट लेजिस्लेचर में, एमपी चले गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में। तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने चुना है, लेकिन जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी एक्ट आएगा, वो सारे का सारा डिसीजन किसका होगा? हमारे द्वारा चुने हुए लोगों का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें हमें 2 तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है, एक जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री, और दूसरा कौन सा? प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये डेमोक्रेसी के पार्ट है। पार्लियामेंट्री कि जहां पे पार्लियामेंट बनेगी, डिस्कशन होगा, रूल बनेगा। प्रेसिडेंशियल जैसे यूएसए में भी देखते हैं हम। ठीक है, अब इस बात को समझना, अब यही सेम क्वेश्चन यहां पे पूछा गया एस राधाकृष्णन जी से कि बताइए आप किस तरीके की डेमोक्रेसी आप देखना चाहते हो और कैसी डेमोक्रेसी हमारे देश के लिए अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी एक कैसी, जस्ट लाइक पिरामिड, जस्ट लाइक पिरामिड ऐसी होनी चाहिए। पिरामिड, और पिरामिड ये कैसी? इसमें हमें देखने को मिलता है इस तरह से। सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है बेस, दैट इज सोशल, सोशल डेमोक्रेसी। दूसरा जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब बोले इसका मीनिंग समझाइए हमें कि क्या है ये सोशल डेमोक्रेसी, क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखो इस बात को समझते हैं। सोशल का मतलब क्या है? जैसे हमने पीछे पढ़ा, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है। सोशल का मतलब क्या है? देखो, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे पास ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जहां पर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी, सभी का इंक्लूजन होना चाहिए। पूरी सोसाइटी का, कंप्लीट सोसाइटी, ग्रुप्स ऑफ ऑल सोसाइटी, सभी का ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। अगर यदि मान लो सपोज करो हमारे पास में, हम कहीं भी, जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कब होगा? जब हमारे पास सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अगर मान लो सपोज करो, अगर कोई कहे कि हम कार्बन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत कम कर देंगे, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पराली जलाई जा रही है, तो कैसे होगा? बैलेंस बन ही नहीं रहा है। ठीक है, एक तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोक रहे हैं, दूसरी तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड इतना जलाने लग रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, तो हम बैलेंस तो बनाएंगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा, हमें सबको मिलकर चलना होगा। अब जैसे इसी चीज को हम यहां पे समझते हैं, हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी इंक्लूड हो। ठीक है, अब मान लो हमने कहा, मान लेते हैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास में एक सोसाइटी है, यहां पे अलग अलग ग्रुप्स है, 1 2 3 4। ठीक है, हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने यहां पे काम करवा दिया, हमने यहां पे भी काम करवा दिया, हमने यहां पे भी काम करवा दिया, ये छोड़ दिया, हमने इस ग्रुप पे ध्यान नहीं दिया। ग्रुप नंबर जो 4 है, जो ये पार्ट है, हमने इस पे फोकस नहीं किया। हमने कहा इसको छोड़ोगे या क्या करना, छोड़ दो इसको। अब एक बात सोचिए, जब ये सारे ग्रुप्स अपने अंदर डेवलपमेंट देखेंगे, तो ये बंदा भी खड़े होकर यहां से देख रहे हैं, ये ग्रुप वाले भी तो यहां से देख रहे हैं कि यार उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके अंदर डेवलपमेंट हो गया और हम ऐसे कैसे बैठे रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो 4th ग्रुप है, ये अलाइनेटेड फील करेंगे,
ये अपने आप को अकेला फील करेंगे कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारी सोसाइटी के साथ एक तरीके से इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ हमारे साथ। तो इस केस में क्या होगा, ये लोग अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं, ऐसे केस में रिवोल्ट होंगे, ऐसे केस में रिवोल्ट होंगे, वॉयलेंस होगी। क्यों होगी, उसके पीछे रीजन क्या है, इंक्लूजन। आपने इनको इंक्लूड क्यों नहीं किया, आप इनको भी देखो। इसीलिए सभी के सभी पूरे ग्रुप्स को, सभी को ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, चाहे उसमें कोई बड़ा आदमी हो, बूढ़े हो, चाहे उसमें फीमेल ग्रुप हो, चाहे उसमें हमारे पास में चाइल्ड हो, बच्चों को लेके हो, चाहे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आपने सुना है लड़कियों को बचाने के लिए, लड़कियों के लिए कि आगे चल के शादी हो उसकी, तो उस टाइम में पेरेंट्स के पास में पैसे की कमी ना हो, सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो चलाया। वहां पे अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो इनके लिए हम देखते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है, 6 महीने के मैटरनिटी दी जाती है। मैटरनिटी लीव पे जाइए, आपको सैलरी हम देंगे, सैलरी भी आएगी 6 महीने की और आपको छुट्टी भी मिलेगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फोकस करती है। वहां पे हम देखते हैं कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सिलाई मशीन देती है कि आप अपना खुद का काम करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, IITs IIM गवर्नमेंट ओपन करके देती है ताकि बच्चे पढ़ें। SC ST OBC SC ST OBC जिनके साथ में एक तरीके से रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, ठीक है, जिनके साथ में डिप्रेशन हुआ किसी टाइम में, डेप्रिवेशन पूरी तरीके से इनको दबा के रखा, तो अब इनको बराबर लाना है, इक्वालिटी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है रिजर्वेशन देके। उसी तरीके से हम बात करते हैं बुढ़ापा में, बुढ़ापा पेंशन देती है गवर्नमेंट कि आप ये लीजिए बुढ़ापा पेंशन, ताकि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो इतनी सी अमाउंट में आप अपना गुजारा कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, क्यों कर रही है ये सब गवर्नमेंट, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी, सोसाइटी को बढ़ाना है, सोसाइटी को बचाना है, इंक्लूड करना है, सभी को इंक्लूड करना है। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये है सोशल डेमोक्रेसी। उसी तरीके से हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, आपको इक्वल पे, जैसे मान लीजिए सपोज करो यहां पे हम क्या बात करते हैं कि भाई कई बार ये ऐसा देखा होगा कि लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल फीमेल के बेस पे कि देखो मैं तो आदमी हूं और मेरे को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, वो तो लेडी है उसका क्या है, वो तो थोड़े टाइम आएगी फिर छुट्टी कर जाएगी, इस तरीके उसको कल को ये प्रॉब्लम होगी। नहीं, अगर मान लीजिए आपकी पोस्ट सेम है, एक ए है दूसरा बी है, ये फीमेल है ये मेल है, दोनों के दोनों सेम पोस्ट पे हैं, दोनों के दोनों सेम, अगर मैं बात करूं सेम टाइम के लिए जॉब करते हैं, सेम जॉब है, तो इनके लिए जो सैलरी होगी वो सेम होगी, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आप सेम काम कर रहे हो तो आपको सेम पे मिलेगा। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी तब जाके हमारे पास में एक तरीके से सोसाइटी में जो इंक्लूजन आएगा वो आएगा। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो यहां से हमें देखने को मिलता है जब भी आप कहीं भी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें देखोगे आपके पास में मेंशन करवाया जाता है आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपको पूछा जाता है कि आपके पास में आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें उसमें फिल की जाती है। क्यों, वो सारे के सारा इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट उसके लिए ही होते हैं। पॉइंट क्लियर है। उसी तरीके से हम बात करते हैं पॉलिटिकल। अब यहां से जब हमने डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी से जब पूछा गया कि बताइए किस तरीके की डेमोक्रेसी आप चाहते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम,
इस डेमोक्रेसी के साथ में अगर इनके बीच में भी ये नहीं हो रहा है, अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। बिना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं कर सकते। मतलब ये सारे के सारे तभी होंगे जब सोशल होगा तो इकोनॉमिक आएगी, इकोनॉमी आएगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगी, जिसके बेसिस पे जो ग्रोथ है हमारी कंट्री की वो ऑटोमेटिक बनेगी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में डेमोक्रेटिक, ऐसा देश बनाएंगे हम जिसके अंदर डेमोक्रेसी होगी, लेकिन वो डेमोक्रेसी कैसी होगी? कंप्लीट होगी, सोसाइटी को इंक्लूड करके चलेंगे हम। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है, एक एक चीजें समझ आ रही है और एक एक पॉइंट हम एग्जाम्पल से क्लियर करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो नेचर है वो है दैट इज रिपब्लिक। उसे समझते हैं अब। देखो आपको तीन चार चीजें समझनी है। तीन चार चीजें क्या? एक, अगर हम बात करें रिपब्लिक की, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। एक होती है जिसको हम बोलते हैं मोनार्की। एक होती है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, और चौथी जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप होती है किसी से जबरदस्ती पावर छीन लेना, जैसे आर्मी करती है डिक्टेटरशिप, कि आप अगर आपके पास में पावर है तो आप दूसरे से पावर को छीन लोगे, फोर्सफुली आप किसी से पावर को छीन लो। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हो कि क्योंकि आपके पास में पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके हाथ में मिलिट्री है, तो आपने कोशिश की कि चलो ठीक है पावर मेरी है, चलो अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, दूसरा होता है मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट, वो किंग होगा। हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो किंग होगा। वहां पे हम क्या करेंगे कि एक तरीके से हेरिडेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। राजा है, उसका बेटा फिर अगला राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका अगला राजा बनेगा, वो उसका बेटा होगा। हेरिडेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वो क्या है? मोनार्की। मोनार्की का जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? हेड ऑफ स्टेट वो क्या होगा? वो इलेक्टेड होगा। वहां पे हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि मन में आया वो ही बैठ गया कि चलो भाई ये आपका बेटा है, ठीक है, लायक है या नहीं है, बिठा दो। नहीं, मोनार्की में क्या चलता है? हेड ऑफ स्टेट, हेरिडेटरी सिस्टम। यहां पे क्या चलेगा? इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा। डेमोक्रेसी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम बात करें तो रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक एक तरीके से वो टर्म है जहां पे डेमोक्रेसी अनलिमिटेड हो जाए, वहां आता है रिपब्लिक स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो ये लिमिटेड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट लगा रखी है कि भाई आप इतने ही, आपका दायरा इतना है, बस आप इतना ही काम कर सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते। आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे क्या है? लिमिट होती है। उसी तरीके से रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। पॉइंट क्लियर? तो इसको बोलते हैं रिपब्लिक। पॉइंट क्लियर? तो ये 5 फैक्टर होंगे हमारे पास में, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जिसमें मैं आपके सामने बात कर रहा हूं सोशलिस्ट, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो टर्म्स हैं ये हमने डाली हैं कौन से एक्ट से? 42nd CAA 1976 में, इसमें डाली हमने। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यहां पे सोशलिस्ट, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, हम थे, लेकिन ये इंक्लूड किए हैं बाद में।
उसी तरीके से सोशलिस्ट ये वर्ड आता है डीपीएसपीज में, हमें बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। वैसे हम सेक्युलर की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने को मिलेगा। देखेंगे अच्छे से इनके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये जो वर्ड आ रहा है सिटीजन्स, अब हम ये ध्यान रखेंगे, सिक्योर करेंगे सिटीजन्स को। यहां फॉरेनर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पीपल के बारे में बात नहीं हो रही है कि सभी लोगों को हम सिक्योर करेंगे, नहीं, हम सिक्योर करेंगे किसको? सिटीजन्स को। पॉइंट क्लियर है? तो ये जो टर्म है यहां से समझना, अब लोगों को, जो हमारे देश के सिटीजन्स कौन है, या आप अब अच्छे से समझ गए हो कि सिटीजन्स किसके बारे में बात हो रही है। तो अब ये बोल रहा है कि हम सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे किस चीज से? तो वहां पे हमें 4 टर्म्स देखने को मिलेंगे। लोगों को जस्टिस पहली टर्म, दूसरी लिबर्टी, तीसरी इक्वेलिटी और चौथी फ्रेटर्निटी। इन्हें समझते हैं। अब देखो, अब सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो पहली टर्म आती है जहां हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पहला जस्टिस, पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये हम देख चुके हैं, सभी को न्याय मिलेगा। सोशल क्या है? सोशल ग्रुप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल क्या होता है वो भी देख चुके हैं, डेमोक्रेसी वाले पार्ट में वही सेम चीज है। ठीक है, जस्टिस जो टर्म ली है ये एक्चुअल में रशिया से लिया गया है। क्यों? क्योंकि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसकी टैगलाइन थी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें न्याय चाहिए, न्याय। तो वहां से हमने ये टर्म ली है जस्टिस। पॉइंट क्लियर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस टर्म है कहां से लिए? प्रीएम्बल के टर्म में। प्रीएम्बल में जो जस्टिस टर्म है ये रशिया से लिए है, यूएसएसआर से। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी, अब इसको ध्यान से समझिएगा। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ 5 टर्म्स इसमें है। पहला थॉट। थॉट, मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी ऐसा बिजनेस करूं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं जिससे मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं कट्टे का कारखाना खोलना चाहता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है, उसके बेस पे समझते हैं। कट्टे का कारखाना खोलना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैंने मेरी तो लिबर्टी ले ली, मेरा थॉट है, मैं चाहता हूँ खोल लूँ, ठीक है, लेकिन यही चीज़ कल को दूसरे बच्चे यूज़ करेंगे, वहाँ पे लोगों के पास जाएंगे, वो दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो क्या मेरी जो लिबर्टी है, जो मेरा थॉट है, आगे चल के दूसरे के लिए नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरा थॉट है कि एक्सप्रेस करो, मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे आपने एक बीच में एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक्सप्रेस कर रहे हैं। भाई ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे? आप ऐसा एक्सप्रेशन, उसमें आप इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हो। आपके एक्सप्रेशन को, आपको छूट है, आप जो, लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है आप जो सोचना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन कहां तक? दूसरे की, किसी दूसरे की लिबर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी चीज करो, आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो करिए, आपको छूट है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे की लिबर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको लिबर्टी है वैसे ही सामने वाले को भी लिबर्टी है उस चीज की। जैसे मेरा काम है, मैं चाहता हूं मैं जीऊं, मैं 100 साल जीऊं, मैं 150 साल जीऊं, मैं 200 साल जीऊं, मैं चाहता हूं, मेरा सोच है, मैं सोचना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा है और वो कह रहा है कि मैं भी 100 साल जीना चाहता हूं। मैं कहता हूं अब तेरे को जीने का हक नहीं है, चलो मैं तेरे को मार देता हूं। मैंने उसको मार दिया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, वो चाहता था तो मैंने उसको खत्म कर दिया, मेरे बराबर नहीं चाहता हूं उसको, नहीं। उसकी भी लिबर्टी है और मेरी भी लिबर्टी है, तो दोनों को हक है, जो सोचना है, जैसे सोचना है हम सोच सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो एक्सप्रेस करना,
बिलीफ उसका विश्वास है, जिसमें वो फेद करना चाहे, जिसकी वो वर्शिप करना चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो भगवान शिव को पूजना चाहे, वो चाहे तो मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहे, वो हिंदू रिलीजन को अपनाना चाहे, क्रिश्चियन को अपनाना चाहे, सब चीजें कर सकते हैं। छूट है, आप लिबर्टी में हो। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हो रही है? लिबर्टी मतलब आप जो सोचना चाहो, जैसे सोचना चाहो, जो करना चाहो, आपके पास 5 ऑप्शन है। थॉट, आप किसी भी तरीके का थॉट लेके आइए। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेद, वर्शिप, कुछ भी करिए, आपकी छूट है। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान क्या रखना है? आपकी वजह से दूसरे की लिबर्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे एक टर्म आती है, इसको समझते हैं, इस लिबर्टी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमने कहा, मैंने एक एग्जांपल लिया कि बच्चों को पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने कहा ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा एक ए है जो लड़का है, दूसरा बी है जो लड़की है। मैंने कहा ये तो स्कूल जा सकता है, ये नहीं जा सकती। नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए एजुकेशन नहीं। क्यों भाई? लिबर्टी इनकी नहीं है? इनको भी तो लिबर्टी है एजुकेशन लेने की, ये भी तो फ्री है। ये डिपेंडेंट थोड़ी है इस चीज पे कि लड़का होगा तो ही एजुकेशन है, लड़की होगी तो उसका एजुकेशन नहीं होगी। नहीं, हमें इस चीज को चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास क्या बोला गया कि देखो, हमारे पास 2 तरीके की सोसाइटी है। एक जिसको हम बोलते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड, जैसे मैंने कहा ये एक तरीके से ये है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये ओवरलैपिंग। एक बंदा ए है, ये दूसरा बंदा बी है, ये एक बंदा ए है, ये दूसरा बंदा बी है। अगर मान लीजिए सपोज करो मेरे पास ये ए और बी है, हमने एक लॉ बना दिया कि भाई आपकी लिबर्टी यहां तक है, आपकी लिबर्टी यहां तक है। आपकी वजह से एक दूसरे का जो लिबर्टी है वो इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से दूसरे बंदे की लिबर्टी नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। ये बंदा कह रहा है मुझे रहना है, ये बंदा कह रहा है मुझे रहना है। जैसे आपने एक केस सुना होगा कि सुबह अजान पड़ी जाती है जोर जोर से माइक पे, लाउड स्पीकर में, तो लोगों ने बोला हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। लिबर्टी है, आप स्पीकर पे बजाओ, बजा सकते हो, लेकिन आपकी वजह से दूसरे की डिस्टरबेंस हो रही है, लिबर्टी। तो ये क्या है? लिबर्टी को एक तरीके से लॉ बना के इनको अलग किया जाता है कि भाई आपकी लिबर्टी अपने अपने पास रखिएगा। ऐसी सोसाइटी को हम बोलते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी, जहां पे कंट्रोल होगा। एक बंदा आराम से अपनी लाइफ जी रहा है, दूसरा बंदा अपनी जी रहा है, एक दूसरे के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से किसी ने भी एक दूसरे को डिस्टर्ब किया, एक दूसरे की लिबर्टी में टांग फंसाने की कोशिश की, तो वहीं पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरा केस लेते हैं, अगर मान लो ऐसा हो जाए, एक बंदा दूसरे की लिबर्टी को छीनने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसी सोसाइटी क्या रह पाएगी? नहीं, सब काट काट के मर जाएंगे। जैसे आप जंगल राज देखते हो। जंगल राज क्या होता है? अगर यदि आप पावरफुल हो तो आप जंगल में टिकोगे, अगर पावरफुल नहीं हो तो आपके ऊपर कोई दूसरा ही राज करेगा। वही सेम चीज यहां है। ऐसी सोसाइटी अनसिविलाइज्ड होगी, वहां पे हमें केओस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा केओस देखने को मिलेंगे, लड़ाई दंगे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। एक बंदा दूसरे की लिबर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा मन किया ये सामने खड़ा है, हटाओ इसको, मार दो इसको, चलो। दूसरा देखा, हटा दो इसको। कल को मेरा नंबर आया, हटा दो इसको, चलो खत्म। तो ये क्या है? अनसिविलाइज्ड। ऐसी सोसाइटी कोई भी काम की नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? तो लिबर्टी हमारे पास में सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा, लिबर्टी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास में इक्वेलिटी। हम बराबरी देंगे, सबको बराबरी का हक होगा, स्टेटस सबको इक्वल होगा। ये जो हमारे पास में जस्टिस हो गया, ये हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से। लेकिन ये जो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो 3 टर्म्स हैं, ये तीनों की तीनों टर्म्स कहां से आती है? फ्रेंच से।
फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं पीछे, ठीक है। तो इक्वेलिटी की बात हो रही है। अब इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी कहती है कि हम स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमने डिस्कशन किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ना सोशलिस्ट में, तो उसी तरीके से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को हमने कह दिया कि भाई तुम तो हमारे खास हो तो चलो आपके लिए ये दे देते हैं, इनको हटा दो, नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब अगर मान लीजिए सपोज करो कोई भी एक फॉर्म निकला है, कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, जैसे हमारे पास में यूपीएससी का फॉर्म निकला, अगर यदि आप मान लेते हैं यहां पे कट ऑफ लगी 50 नंबर, ठीक है, तो जिसके भी 50 नंबर से ऊपर है, 50 या 50 से ऊपर है, वो सब के सब सेलेक्ट होंगे, सबका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि ये नाम मेरे को पसंद नहीं आ रहा, चलो इसको हटाओ, उसके 60 नंबर थे और मैंने कहा नहीं नहीं हटाओ इसको, नहीं हम इसको नहीं देंगे, इसको हटाइए। दूसरा है चलो इसको ले लेते हैं, नहीं भाई नहीं, सबको इक्वल राइट है, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, स्टेटस बराबर मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, हम सब में प्रोमोट करेंगे क्या क्या? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब हम भाईचारा बनाएंगे लोगों के अंदर। जैसे आप एग्जांपल समझिएगा, आपने देखा होगा कि हम इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए राष्ट्रगान बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्रगान जब आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो आपने देखा होगा जैसे ही नेशनल एंथम शुरू होता है तो सभी के सभी खड़े हो जाते हैं। भाईचारा कैसे? यूनिटी, एक तरीके से हम हमारे देश को क्या कर रहे हैं? यूनिटी दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी आएगी। पॉइंट क्लियर है? सब एक तरीके से हम क्या होते हैं? मिल के चलेंगे। पॉइंट क्लियर? तो फ्रेटर्निटी, प्रोमोट अमंग देम ऑल, सभी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे के साथ में बैठे, एक दूसरे के साथ में बातें करें। पॉइंट क्लियर? अश्योरिंग द डिग्निटी, अब ध्यान दो, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या है? एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करेंगे। डिग्निफाइड लाइफ हम देने की कोशिश करेंगे। डिग्निफाइड लाइफ, सबको हक है कि मेरी लाइफ हो वो बहुत सुंदर हो, मैं शान और शौकत से जी के जाऊं। हम डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बार बार परेशान करूं, डिस्टर्ब करूं। ये कहाँ, ये जब हम आगे चल के जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से टर्म्स आएंगी, तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप किसी को भी आपकी वजह से दूसरा बंदा परेशान नहीं होना चाहिए। डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। और डिग्निटी कब आएगी? डिग्निटी आएगी तभी आप क्या करोगे? फ्रेटर्निटी भी आएगी। भाई आप अगर दूसरे बंदे को परेशान नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ मिल के काम कर रहे हो, आप उसके साथ बैठे हो, आप उसके साथ बातें कर रहे हो, आप उसके दुख सुख में बैठे हो, तो क्या होगा? वो बंदा आपके साथ में उतना ही भाईचारा निभाएगा जैसा आपने उसके साथ किए। कब आएगा वो? जब आप दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। पॉइंट क्लियर है? तो हम इस तरीके का ऑब्जेक्टिव रखेंगे, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक की। ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहां से एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब हम पढ़ेंगे जब पहला आर्टिकल डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल, वही हमारे पास बोलता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? मतलब सारे के सारे स्टेट्स मिल के रहेंगे, एक ग्रुप बना के रहेंगे, यूनियन, यूनिटी होगी, यूनिटी। ठीक है, अब दूसरी टर्म है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब आप कोई भी स्टेट या कोई भी टेरिटरी, इंडिया की कोई भी टेरिटरी, उसके पास में ये नहीं है कि वो सिसीड कर जाए, अलग होने का राइट नहीं है, अलग नहीं होगा, इंटीग्रिटी होगी, मिलके रहेंगे और ये नेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
पॉइंट क्लियर एकदम। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट टर्म, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26, ये जो 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं। इसको हम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और आत्मसार करते हैं अपने अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को। हम सब लोग मिलकर इसे फॉलो करेंगे, हम सब लोग मिलकर इसे चलाएंगे। पॉइंट क्लियर है। और हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो कि हमारे सामने होगा, जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके नेचर हम फॉलो करते हुए चलेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रीएम्बल। क्या है एक एक टर्म मैंने पूरे अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।